नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार अधिकार यात्रा की। सीधे तौर पर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की कॉपी पेस्ट। तो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी को एक बार फिर से लॉन्च करने की यात्रा थी और बिहार अधिकार यात्रा अब लग रहा है कि तेजस्वी यादव को भी लगा कि अपने आप को लॉन्च कैसे करना है। अब सवाल यह है कि आखिर बिहार में बिहार अधिकार यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर आरजेडी को क्यों लगा और कैसे लगा कि शायद वोटर अधिकार यात्रा की वजह से आरजेडी पिछड़ गई है। तो जहां एक तरफ आगे बढ़ने की बात हो रही थी और अचानक से आरजेडी बैकफुट पे आ गई। अब आरजेडी बैकफुट पे आ गई, अगर हम इसकी समीक्षा करें तो उससे पहले आप देखिएगा आरजेडी के कुछ नेताओं के बयान। और बयान यह है कि अगर आरजेडी वोटर अधिकार यात्रा में नहीं होती तो राहुल गांधी की यात्रा में डंडे और झंडे दिखाई नहीं देते। कार्यकर्ताओं के लिए राहुल गांधी तरसते और यह वाकई में जो है वो सच्चाई है, क्योंकि आरजेडी की वजह से ही वोटर अधिकार यात्रा हम कह सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत माहौल बना वो उसी की वजह से बना। लेकिन तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक कैरियर की सबसे बड़ी भूल जो कर बैठे वो वोटर अधिकार यात्रा थी। और आप इसको नोट कर लीजिएगा, जब बिहार का चुनाव परिणाम आएगा तो यही एक यात्रा होगी जो आरजेडी को पीछे धकेलने वाली होगी। और क्यों? क्योंकि अब तक हमेशा जो लड़ाई लड़ी जाती है वो दो विचारधाराओं के, दो व्यक्तियों के बीच में, दो चेहरों के बीच में लड़ी जाती है। तो बिहार की जो लड़ाई थी वो नीतीश कुमार, एंटी इनकम्बेंसी आप कह लीजिए, इसके अलावा पलटीबाज की जो छवि एक नीतीश कुमार की वो आप कह लीजिए। हालांकि नीतीश कुमार की जो छवि है उसमें भ्रष्टाचार का सीधे तौर पर आरोप नहीं है, जबकि दूसरी तरफ आरजेडी का अगर आप देखोगे तो लालू यादव का पूरा कनबा उसके ऊपर भ्रष्टाचार की तलवार लटकी हुई है, गिरफ्तारी की। तो ऐसी स्थिति में दोनों की तुलना नहीं हो सकती। लेकिन हम एक जिसको कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर, क्योंकि आरजेडी का जो वोटर है वो आरजेडी का है, नीतीश का जो वोटर है वो नीतीश का है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो जिस तरीके से विकास कार्य चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से दिखाया है कि जैसे बिहार को इस वक्त वो अपने हाथ में ले रखे हो। चाहे अभी आप पूर्णिया की बात कर लीजिए, तो पूर्णिया में जो एयरपोर्ट था उसका उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के साथ साथ एक बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज जो देखने को मिली, आप एक कल्पना कर सकते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उनकी मां का अपमान किया गया और पूर्णिया की उस रैली से एक बार भी उसका जिक्र नहीं किया, जबकि उनकी मां का एआई वीडियो भी चलाया गया और उनकी मां को जो है वो भद्दी गाली भी दी गई। और उससे भी बड़ी बात, जिस पूर्णिया में ये रैली रखी हुई थी उसके सांसद है पप्पू यादव। अब आप देखिए पिछले 2 दिन से जो नई चीज निकल कर आई वो निकल कर ये आई कि एक तरफ पप्पू यादव को धक्के मारकर गाड़ी से नीचे धकेला जा रहा है, वो मंच उस गाड़ी पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बार तो जब पटना में समापन जो वोटर अधिकार यात्रा का जो समापन रैली जो थी उसमें उनको मंच तक जाने ही नहीं दिया। और दूसरी तरफ वो मंच पर भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए भी देखे जा सकते हैं। लेकिन पप्पू यादव के हाथ में कुछ भी नहीं है, मजबूरी है। और मजबूरी क्या है वो आप समझ सकते हैं। मजबूरी यह है कि उनकी पत्नी जो है वो कांग्रेस पार्टी से है। तो पप्पू यादव की मजबूरी है कांग्रेस पार्टी के साथ चलना, वरना कांग्रेस पार्टी ने तो जिस दिन तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया था पप्पू यादव के पर काटना कतरना उसी दिन शुरू कर दिया था। और जहां तेजस्वी यादव की बात है तो तेजस्वी यादव ने जो गलती की, और गलती यह कर दी कि इस मुकाबले को नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी कर दिया। और जब जब मुकाबला नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा, आप समझ सकते हैं राहुल गांधी की क्या गति होने वाली है।
तो राहुल गांधी तो वोटर अधिकार यात्रा करके मलेशिया में आराम फरमाने चले गए, लेकिन तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर पाए। अब तेजस्वी यादव को उसी तर्ज के ऊपर एक और यात्रा निकालनी पड़ रही है, और यह बताने के लिए निकालनी पड़ रही है कि तेजस्वी यादव का भी कोई वजूद है। और ये क्यों? ऐसा इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस पार्टी, अब जो कांग्रेस पार्टी की राजनीति है इस लोकसभा चुनाव के बाद में, वो भी मुझे लगता है कि उसका जिक्र जरूर होना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन जो है उसकी तलाश कर रही थी, और बड़ी ही चालाकी के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लिया, या हम कहें कि उनकी बातें मानी और उनके साथ जाने को तैयार हो गए। अब तैयार कैसे हुए आप देखिए, अपनी सीटें बढ़ा ली, 99 कर ली, और 99 होते ही अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा दिया। अब बार्गेनिंग पावर कैसे बढ़ाई? आप सोच कर देखिए कि अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती तो कितनी सीटें आती। इसी बिहार की बात कर लीजिए, 19 सीटें थी, और शायद अगर आरजेडी के साथ वो नहीं होती तो 19 सीट भी नहीं मिलती। इससे पहले वीडियो में हमने जब हाइड्रोजन बम की बात की, वाराणसी की सीट की, अगर वहां पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होता तो क्या अजय राय को 4,60,000 वोट मिलते? तो फिर आंसर मिलेगा नहीं। अगर रायबरेली का चुनाव राहुल गांधी अकेले लड़ते, समाजवादी पार्टी अगर उनके खिलाफ लड़ती, तो क्या राहुल गांधी जीत पाते, या फिर अमेठी वाला हाल हो जाता? तो एक तरीके से धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटें बढ़ा ली, और सीटें बढ़ाने के बाद में अब क्षेत्रीय दलों को निपटाने का काम शुरू कर दिया। देखिए बिहार में सीधे तौर पर एक तरीके से हम कहेंगे कि 63 सीट्स, मतलब 70 सीटों की जो है वो बार्गेनिंग जो थी कि वो तो रखनी ही रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि 19 पर जीत मिली थी, और लगभग जो है वो 44 सीटों के आसपास वो सेकंड रनर अप पे रही थी। और अगर आप उससे पहले का उठा के देखोगे तो फिर आप उसको समझ जाओगे। तो कांग्रेस पार्टी ने जो सोचा था, कांग्रेस पार्टी अभी फिलहाल जो है वो उसी रास्ते पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने चिर परिचित अंदाज में जिस तरीके से पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारने की आदत है, वो कांग्रेस पार्टी ने मान ली, और वो कुल्हाड़ी इतनी भारी पड़ी कि उसमें कहीं ना कहीं एक पैर जो है वो तेजस्वी यादव का भी लपेटे में आ गया। और जिन लोगों को अभी यह दिखाई नहीं दे रहा कि इसका कोई असर नहीं होने वाला है, मैं स्पेशल कहूंगा लुटियंस मीडिया के कुछ लोग, दरबारी लोग जो है वो अभी भी गाए बगाए जो है वो बड़ा बखान कर रहे हैं, और उनको शायद अंदाजा भी नहीं है कि ये भारत है, ये कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। अब मैं मुस्लिम राष्ट्र भी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पड़ोस के देशों की वजह से, वरना मैं मुस्लिम राष्ट्र का भी नाम नहीं लेता। तो इनको लगता है कि जो राजनीति उन देशों में चलती है शायद वही राजनीति इस देश में भी चलेगी। लेकिन सवाल यह होता है कि क्या राहुल गांधी की इस देश में स्वीकार्यता है, या फिर राहुल गांधी के पास कोई अचीवमेंट है? तो इन दोनों के मामले में राहुल गांधी के हाथ खाली है, तो फिर नरेंद्र मोदी के साथ आप उसका मुकाबला कैसे करवा सकते हैं? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का छोटे कद का नेता भी राहुल गांधी से अच्छी जीत लेकर आया होगा, अच्छी स्ट्राइक होगी उसकी, जबकि राहुल गांधी के खाते में सिर्फ और सिर्फ असफलता भरी हुई पड़ी है। तो यहां पर यह फर्क है, और यही एक वजह है कि जिन 10 जिले जो वोटर अधिकार यात्रा में छूट गए थे, अब तेजस्वी को लगा कि उनमें रैली वो यात्रा करनी चाहिए, और इनके सीटों के हिसाब से हम जो है वो एक अलग से वीडियो में आकलन करेंगे। लेकिन ये यात्रा जो है वो जहानाबाद से शुरू हुई है और कहां जाकर रुकेगी? वैशाली में, और इसके बीच में आप बात कर सकते हैं नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुर, सहरसा, सुपौल और समस्तीपुर, और उसके बाद वैशाली। तो 20 तारीख को यह यात्रा का समापन है। अब इसमें जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक मैसेज देने की भी कोशिश की है, और यह मैसेज कांग्रेस पार्टी के लिए है, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। एक कि वो 243 सीटों पर जनता से आह्वान कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को वोट करें। क्यों कह रहे हैं? वो राहुल गांधी का नाम अब नहीं ले रहे, वो समझ चुके हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, और उसको संभलते संभलते जो है वो देरी भी हो गई, क्योंकि जो चीजें हाथ से निकलनी थी वो निकल चुकी है। तो यहां पर अब एक चीज और देखिए, इसमें यह भी है कि वोट चोरी का मुद्दा अगर आता है तो उसमें
बात जो है वो जंगल राज की भी होती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो बिहार में इस तरीके से रही नहीं, तो कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। अब आरजेडी उससे कैसे बाहर निकलेगी, यह आरजेडी की अभी समझ में नहीं है, जिस तरीके से आरजेडी की अभी जो है वो प्लानिंग चल रही है। और यही चीजें आपको देखने को मिलेगी सीट शेयरिंग के वक्त, जब ये आपस में एक साथ बैठेंगे और फिर उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो शायद मुझे लगता है कि कुछ खबरें ही अलग हो जाएगी। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।